से इब्लीस हसन बिन सबा उसके बातनी फ़िदाइयों और मसनूई दहशत की पूरी इसरार दास्तान। वो देखो फरी हसन ने कहा घोड़े आगे नहीं बढ़ेंगे। फरी ने देखा उनसे बाद 10-12 कदम दूर ऐसा ही एक नाग काला नाग फन फैलाए हुए था जैसा हसन ने कब्रिस्तान में देखा था। ये घोड़े की नफ्सियात है कि उसकी पीठ पर सवार मौजूद हो और वो अपने रास्ते में सांप देख ले तो रुक कर खौफ से कांपने लगता है। अगर सवार ना हो तो घोड़ा सरपट भाग उठता है। नाग तेजी से घोड़ों की तरफ आया। हसन ने देखा उसके पीछे पीछे ऐसा ही एक नाग और है। घोड़ों ने जब नागों को अपनी तरफ आते देखा तो फौरन पीछे भाग उठे। हसन और फरी ने घोड़ों को काबू में रखने की बहुत कोशिश की लेकिन घोड़े काबू में नहीं आ रहे थे। हसन का घोड़ा आगे था और अपने आप ही दाएं बाएं मुड़ता जा रहा था। हसन बार बार पीछे देखता था फरी कितनी दूर है। घोड़े दौड़ते इन भूल भुलैयों में दाएं बाएं मुड़ते रहे और हसन ये देख कर हैरान रह गया कि उसका दौरा इस जगह जा निकला जहाँ से वो इन भूल भुलैयों में दाखिल हुए थे। वो मैदान था, चट्टानें पीछे रह गई थी। हसन ने बड़ी मुश्किल से घोड़े को काबू में किया और उसे रोक लिया। उसने इधर उधर देखा, वो फरी के घोड़े को ढूंढ रहा था। उसे फरी का घोड़ा तो नजर ना आ गया लेकिन फरी उसकी पीठ पर नहीं थी। हसन ने इस घोड़े की तरफ अपना घोड़ा दौड़ाया और उसकी लगाम पकड़ ली। उसने फरी को बातें दी, बहुत पुकारा लेकिन फरी की तरफ से कोई जवाब ना आया। आहिस्ता आहिस्ता हसन चट्टानी भूल भुलैयों की तरफ चल पड़ा। वो फरी को ढूंढने जा रहा था। हसन बिन सबा के होश उड़ गए थे। वो दुनिया को अपने अज़ाइम को अपनी मंजिल को भूल गया था। वो एक बार फिर चट्टानों की भूल भुलैयों में दाखिल हो गया और बड़ी बुलंद आवाज़ से फरी को पुकार रहा था। चट्टानों से गुजरती हुई तेज हवा की सरसराहट के सिवाय उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यहीं से वो बाहर निकला था मगर अब वो वहीं से अंदर गया तो उसे वो जगह ऐसी अजनबी महसूस हुई जैसे पहले कभी देखी ही ना हो। एक चट्टान उसके सामने थी, उसके पहलू से दो रास्ते जैसे थे। एक रास्ता दाएं को जाता था। हसन बिन सुबह को याद ही नहीं आ रहा था को वो इन तीनों में से कौन से रास्ते से बाहर आया था। सामने वाली चट्टान का ये इधर वाला सिरा था और इसकी ढलान बड़ी आसान थी। हसन में सुबह ने घोड़े को एड़ गई और चट्टान पर चढ़ गया। उसने फरी के घोड़े की बाग अपने घोड़े के रेन के साथ बांध ली थी। ऊपर जाकर इसने हर तरफ नजर घुमाई। दूर दूर तक ऊंची नीची चट्टानों की चोटियों के सिवा कुछ नजर न आया। कुछ चट्टानें ऊपर से चपटी थी और कुछ ऐसी भी थी जो चट्टानें लगती ही नहीं थी। वो बहुत ही बड़े बड़े बुतों की मानी थी, कोई बुत इंसानों जैसा और कोई बुत किसी जानवर जैसा। एक चट्टान ऐसी थी जो मंदिर के मीनार की तरह ऊपर चली गई थी। इसकी चोटी पर एक बहुत बड़ा गोल पत्थर रखा हुआ था जैसे किसी औरत ने सर पर गरा रखा हुआ है। ये सारा मंजर दुनिया का खिता लगता ही नहीं था। ये तो ख्वाब का मंजर था। ये खिता 3 मील लंबा चौड़ा हो सकता था और 4 मील भी। फड़ी हसन फेफड़ों का सारा ही जोर लगा कर पुकारने लगा, कहाँ हो फड़ी फड़ी। कोई जवाब नहीं, खामोशी। वो दौड़ते घोड़े से गिरकर बेहोश पड़ी होगी। उसने इस तरह ऊंची आवाज में कहा जैसे अपने पास खड़े किसी आदमी को बता रहा हो। उसके पास दो घोड़ों के सिवा कोई भी नहीं था। उसे फरी तक जल्दी पहुंचना था। हो सकता था वो गिर कर मर गई हो या मर रही हो, और ये भी ये नामुमकिन ना था कि वो गिरी तो उसे नाग ने डस लिया होगा। धर्मवीर सभा को अपने उस्ताद अब्दुल मुल्क इब्ने ताश का एक सबक याद आ गया कि रास्ता याद ना रहे, सफ़र कहीं खो जाए या कोई चीज़ गुम हो जाए तो क्या अमल किया जाए। वो घोड़े से उतरा और नीचे देखा। चट्टान की एक सिल स्लेट की तरह हमवार थी। हसन अकड़ों बैठ गया और छोटा सा एक पत्थर उठा लिया। इब्ने ताश ने उसे मुराकबे में जाने की बहुत मशक्कत कराई थी। उसने आंखें बंद की और 2-3 बार लंबे सांस लिए। फिर उसने आंखें खोली और उंगलियों पर पकड़े हुए कंकरी जैसे पत्थर से सिल पर ओट पटांग सी खाने बनाने लगा। इन खानों को इसने गौर से देखा और किसी खाने में एक हरफ और किसी में एक हिंसा लिखा। उन पर कुछ देर नजरें जमाए रखी और उठ खड़ा हुआ। घोड़े पर सवार होकर वह चट्टान से उतर आया और इस चट्टान के साथ साथ आगे को चल पड़ा। सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी। यह रास्ता कुछ आगे जाकर एक तरफ मुड़ा। थोड़ा आगे जाकर उस रास्ते को एक गोल चट्टान ने रोक लिया था। वो वहाँ दोराहा बन गया था। हसन रुक गया और दोनों रास्तों को देखा। उसने एक घोड़ा रोक लिया था। आंखें बंद करके उसने कुछ सोचा। दाएं तरफ उसे हल्की सी कोई आहट या आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर आंखें खोली और उधर देखा। कुछ दूर एक नेवला खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। हसन नेवले को देखता रहा। नेवला एक तरफ थोड़ पड़ा। हसन गोरा उसकी तरफ ले गया और वहां तक चला गया जहां नेवला खड़ा था। उस तरफ देखा जिस तरफ नेवला गया था। ये दो चट्टानों के दरमियान बहुत सी तंग रास्ता था जो कुछ दूर चला गया था, लेकिन सीधा नहीं बल्कि कई एक गोल गोल और कुछ मरखनी सी चट्टानों से घूमता मुड़ता जाता था। हसन बिन सबा जो फड़ी के लिए परेशान हो रहा था उसे पुकारता भी रहा था। अब यूं इत्मीनान से चला जा रहा था जैसे उसे फड़ी मिल गई हो या फड़ी उसके दिल में उतर गई हो। हकीकत यह थी कि उसने चट्टान पर बैठकर सहर काले जादू का एक अमल किया था जिसमें उसे वादा इशारा मिला था कि वो फड़ी तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसे ऐसा कोई इशारा नहीं मिला था कि फरी जिस जगह है वहां तक रास्ता कौन सा जाता है। अलबत्ता ये पता चल गया था कि उसे इशारे मिलते रहेंगे जिन्हें समझने के लिए वो अपनी अकल इस्तेमाल करे। तारीख की ये एक मुसलमा हकीकत ये है कि हसन बिन सबाह ने पुरअसरार उलूम सीख लिए थे। इब्ने खल्दून तरीके इब्ने खल्दून हिस्सा पंजब में लिखता है, इल्म नजूम व सहर में हसन बिन सबाह को यद्द तूला हासिल था।
इब्न तसीर और दीगर मौरखों ने भी लिखा है कि हसन बिन सबा इंतहा दर्जे का यार और मक्कार नो था ही। इसने इल्म सहर में भी खसूसी से महारत हासिल कर ली थी। उसने उन पुरअसरार अलूम में इस सफ़र के बाद महारत हासिल की थी। इस सफ़र के दौरान उसके पास सहर की इतनी ही ताकत थी जो इसे अपने अतालिक इब्न ताश से हासिल हुई थी। वो इन अलूम की तकमील के लिए ही जा रहा था। जा वो जा तो रहा था लेकिन ऐसे चट्टानी खित्ते में फंस गया रह गया जैसे वो किसी ख्वाब समझता था। उसमें भी शायद कोई राज था कि उसे बड़े दुश्वार गुजार रास्ते पर डाला गया था। उसे इस रास्ते का इशारा ख्वाब में मिला था। दास्तान को सुना रहा था कैसे मितबा एक तंग रास्ते पर अजीबोगरीब सी शक्लों की चट्टानों की दुनिया में जा रहा था। फिर एक मुकाम आ गया जो दोराहा था। हसन ने रुक कर दोनों रास्तों को देखा। दोनों रास्ते थोड़ी थोड़ी दूर जाकर मुड़ जाते थे। हसन कभी इधर कभी उधर देखता था। उसे पूरी उम्मीद थी कि गैब से उसे कोई इशारा मिलेगा, लेकिन कुछ भी ना हुआ सिवाय उसके कि वो जिस घोड़े पर सवार था वो आहिस्ता से हुनर आया और खुर मारने लगा। दूसरे घोड़े ने भी यही हरकत की। इस अंदाज से घोड़े का हुनराना और घोड़े का खुर मारना उसकी बेचैनी ज़ाहिर होता है। हसन ने कदरे घबरा कर इधर उधर देखा कि घोड़ों ने फिर साम देख लिया है, लेकिन उसे ख्याल आ गया कि घोड़ा डर का इजहार किसी और अंदाज से करता है। वो घोड़ों का ज़माना था, लोग घोड़ों की नफ्सियात समझते थे। हसन समझ गया कि घोड़े भूखे हैं, शायद प्यासे भी हैं। घोड़ा अपने आप ही एक रास्ता पर चल पड़ा। हसन ने लगाम खींच ली, लेकिन घोड़ा रुकने की बजाय तेज़ हो गया। उसकी जेन के साथ बंधा हुआ घोड़ा उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। जिस हसन ने कुछ सोच कर घोड़े की लगाम ढीली छोड़ दी। ये इशारों पर चलने वाला घोड़ा था और हसन को इस घोड़े पर एतमाद था। घोड़ा सर नीचे करके तौर पर अब वो सर किसी और ही तरह दाएं बाएं झटक रहा था और अगला मोड़ सवार के इशारे के बगैर ही मुड़ गया। हसन देखकर हैरान रह गया कि आगे चट्टानों में घिरी हुई कुशादा जगह थी जहाँ हरी भरी घास थी और सरसब्ज दरख्त थे। ये जगह सहरा में नखलिस्तान जैसी थी। घोड़ा और तेज दौड़ा और वहां तक पहुंच गया। वहां सब्जे में घिरा हुआ एक चश्मा था। 5-7 गज लंबाई चौड़ाई में बारिश से तुले हुए आसमान जैसा शफाफ और नीला पानी जमा था। शफाफ भी इतना कि इसकी तह में कनकरियां भी साफ दिखाई दे रही थी। ये पता नहीं चलता था कि फालतू पानी कहाँ गायब हो रहा है। घोड़ा बेसब्री से पानी पीने लगा। हसन ने उतर कर दूसरे घोड़े की बाग अपने घोड़े की जीन से खोल दी। उसने भी बेताबी से चश्मे से मुंह लगा लिया। तब हसन को ख्याल आया कि घोड़े प्यासे थे। जानवर खसूसन घोड़े और खच्चर पानी की मुश्क दूर से पा लेते हैं। घोड़ा बेलगाम और मुंह जोर होकर पानी तक पहुंच जाता है। हसन बिन सुबह ने घोड़ों को पानी पीते देखा तो उसे भी महसूस होने लगी। चश्मे के किनारे घुटने टेक कर वो पानी पर झुका और चुल्लू भर भर कर पानी पीने लगा। उसका सर झुका हो हुआ और नज़रें पानी पर लगी हुई थी। उसके हाथ रुक गए और उसने जहन पर जोर दिया। उसे अपना ख्वाब याद आ गया जिसमें उसने सफ़र का रास्ता देखा। तो उसे याद आया कि ख्वाब में उसने चश्मा देखा। तो उसे यह भी याद आया कि इस चश्मे से रोशनी सी फूटी थी। जहन पर जोर देने के बावजूद उसे उससे आगे याद ना आया, लेकिन उसे इत्मीनान हो गया कि वो गलत रास्ते पर नहीं जा रहा। वो एक बार फिर चुल्लू भरने के लिए पानी में हाथ डालने लगा तो उसके हाथ में एक बार फिर रुक गए और नज़रें पानी पर जम गई। पानी के सामने वाले किनारे के नीचे पानी में एक आदमी का अक्स झिलमिला रहा था। पानी साकिन नहीं था, छोटी छोटी लहरें इस किनारे से इस किनारे तक जा रही थी। इस आदमी का अक्स इन लहरों में तैर रहा था। सुन होकर रह गया। वो बुज़दिल नौजवान नहीं था, उसके पास तलवार थी, वो एक खंजर भी था, लेकिन उसे अपनी ज़ात से यह इशारा मिल रहा था कि ये आदमी कोई मुसाफिर नहीं जो प्यास बुझाने सहरा चश्मे में आ गया। हसन ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। उससे 20-22 कदम दूर एक टेकरी पर एक लंबा तिरंगा आदमी खड़ा था। लिबास से वो इसी खित्ते का आदमी मालूम होता था। इसके सर पर इस खित्ते की मखसूस पगड़ी थी और पगड़ी पर इतना बड़ा स्याह रुमाल पड़ा हुआ था जिसने उसके कंधों और पीठ के कुछ हिस्से को भी ढांप रखा था। सलीके से तराशी हुई उसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी। हसन नजरें इस पर जमाए हुए आहिस्ता आहिस्ता उठा। उस आदमी ने इस तरह इस पर नजरें जमा रखी थी। इसके जिस्म में ज़रा सी भी हरकत नहीं थी। ये शक गलत मालूम नहीं होता था कि वो बुत है। आखिर इस आदमी में हरकत हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। उसके अकल में मंजर ये था कि चट्टान दाएं से बाएं गई हुई थी। कुदरत ने दरमियान से उस तरह काट दिया था कि अगली एक गली बन गई थी जिसमें एक घोड़ा आसानी से गुजर सकता था। गली की तरफ चट्टान के दोनों हिस्से दीवारों की तरह मोदी थे। वो आदमी उल्टे कदम चलता इस गली में दाखिल हो गया। समीर सुबह ने फड़ी के घोड़े की बाग अपने घोड़े की जीन के साथ बांधी, अपने घोड़े पर सवार हुआ और गली में दाखिल हो गया। वो महसूस कर रहा था कि इस पर कुछ असर हो गया है। वो अब इसी असर के कब्जे में है। वो आदमी इस कुदरती गली के आगे सिरे पर खड़ा था। उसके पीछे एक और चट्टान थी। यूं मालूम होता था जैसे वहां ये गली बंद हो गई हो। इस आदमी ने अपना दायां बाजू बाएं तरफ लंबा किया और हसन वहां तक जाकर उसी तरफ मुड़ गया जिस तरफ उस आदमी ने इशारा किया था। वो आदमी आगे जाकर एक और मोड़ मुड़ा रहा था। हसन उस तरह उसके पीछे जाता रहा जैसे उसका पालतू जानवर हो या जैसे उस शख्स ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। वो जगह कुशादा थी, बेबा
अब वो गया, चट्टानों के बजाय वहाँ हरी भरी टेकरियाँ थी। ये हरियाली उस चश्मे की बदौलत थी जो करीब ही था। हसन आगे जाकर एक सरसब्ज टेकरी से मुड़ा तो सामने का मंजर देखकर ठटक या ये मंजर उसके लिए गैर मुतवक्का था। उसके सामने एक ऊंची टेकरी थी जो दाएं बाएं गई हुई थी। यह सरसब्ज घास और फूलदार जंगली पौधों से ढकी हुई थी। यूं लगता था जैसे ये इंसानी हाथों से बनाई गई हो, लेकिन उसकी छत और दीवार बता रही थी यह कुदरत की तामीर है। इसके ऊपर से खुदरू बेलें लटक रही थी। वो आदमी जिसकी रहनुमाई में हसन वहां पहुंचता था उस गुफ के बाहर खड़ा था। हसन वहां गया तो उसे अंदर का मंजर नजर आया। खजूर के पत्तों की बनी हुई खासी लंबी चौड़ाई चटाई बिछी हुई थी। सामने एक आदमी गाँव तकिए से लगा बैठा था। उसकी दाढ़ी लंबी और खुशनमी थी। उसके सर पर खरगोश की खाल की टोपी थी और टोपी पर काले रंग का रुमाल था जो उसके कंधों से भी नीचे आया हुआ था। उसने सब्ज रंग का चुग्गा पहन रखा था। उसकी वजह से पता चलता था कि वो मजहबी पेशवा है। यह बताना मुश्किल था कि वो किस फिरके से ताल्लुक़ रखता था। तीन आदमी उसकी एक तरफ और तीन दूसरी तरफ आमने सामने बैठे हुए थे। उन सब के सरों पर एक मखसूस अंदाज की पगड़ियाँ थी। उन पर सुपह रंग के रुमाल थे और उनके कंधों से नीचे तक आए हुए थे। इस बुजुर्ग ने जिसके चेहरे पर जलाल था, इस आदमी को हाथ से इशारा किया जिसकी रहनुमाई में हसन वहां पहुंचा था। वो आदमी अंदर चला गया। उसको शादा गुफ में एक चौड़ा टीला सा था। वो आदमी उसके पीछे चला गया। वहां से बाहर आया तो उसके साथ फरी थी जो जरा लंगड़ा कर चल रही थी। फरी को देखकर रसम इंसफाक को यकीनन इत्मीनान होगा कि वो जिंदा है, लेकिन ये सवाल उसे परेशान कर रहा था कि ये कौन लोग हैं और फरी उनके पास कैसे आ गई। ये लोग डाकू और रहजन तो नहीं लगते, लेकिन डाकुओं और रहजनों के सरों पर सींगों तो नहीं होते। बुजुर्ग के इशारे पर फरी को उसके सामने बिठाया दिया गया। सूरज अपना और रोज का सफर पूरा करके उफक के पीछे जा सोया था। शाम तारीख हो गई थी। गुफ में मशरें रख दी गई थी। अजीब अजीब से साए गुफ की दीवारों पर नाच रहे थे। दास्तान गो इस बुजुर्ग को दरवेश कहे तो ज्यादा मौजू हो गया। नौजवान दरवेश ने हसन मिर्ज़ाबाद से कहा, क्या घोड़े से उतरकर हमारे दरमियान बैठना तुझे गवारा नहीं? हम सब तेरे इंतज़ार में बैठे हैं। हमें मैं अभी चेहरे पढ़ने के काबिल नहीं हुआ। हसन ने कहा, मैं दिल की नीयत को आंखों के आईने में नहीं देख सकता। अगर आपके दिल में भी वही जलाल है जो आपके चेहरे में देख रहा हूँ तो आप मेरे लिए सवाल का जवाब ज़रूर देंगे कि मेरी ये हम सफ़र आप तक कैसे पहुँची। घोड़े से उतर आए नौजवान दरवेश ने कहा, तुझे हर सवाल का जवाब मिलेगा और तू हमारे सवालों के भी जवाब देगा। ये लड़की तेरी हम सफ़र है, हमारी नहीं। आ इसके पास बैठ और इसके साथ रवाना हो। हसन घोड़े से उतरा और जूते उतार कर चटाई पर गया। दरवेश ने अपना दायां हाथ हसन की तरफ बढ़ाया तो हसन ने दोनों हाथों से उसके हाथ के साथ मुसाफा किया। दरवेश के इशारे पर वो फरी के साथ बैठ गया। फरी ने उसकी तरफ उसने फरी की तरफ देखा। फरी के चेहरे पर खौफ सी जरा सी भी झलक नहीं मिलती थी। वो घबराई हुई भी नहीं लगती थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हसन के चेहरे पर तजब्बुब का जो तासुर था वो उड़ गया और उसके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम्हारा नाम? दरवेश ने पूछा। हसन मीर सबाह। तेरे इस कठिन सफ़र की मंजिल क्या है? दरवेश ने पूछा। कहाँ है मंजिल तेरी? ख्वाबों की सफ़र की मंजिल बयान नहीं की जा सकती। हसन ने कहा, ख्वाबों के सफ़र की मंजिल होती ही नहीं है। नौजवान दरवेश ने कहा, क्या तू नींद में ख्वाब देखा करता है या बेदारी में? नींद में ख्वाब जो देखा करता है उन्हें बेदारी में हकीकत बनाने की कोशिश किया करता हूँ। हसन बिन सबाह ने कहा, तो तू शायद नहीं जानता है। नौजवान दरवेश ने कहा, नींद के ख्वाब दानिश ख्वाहिशों और आरजुओं के चलते फिरते अक्स होते हैं। आंख खुलते ही बुलबुलों की तरह फट जाते हैं और बेदारी के ख्वाब फराज का एक सफ़र है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती है। दरवेश हसन ने कहा, मैं ख्वाहिशों और आरजुओं का पुजारी नहीं, ना मैंने कभी अपनी रूह को ख्वाहिशों और आरजुओं की गज़ा दी है। फिर तो रूह को क्या गज़ा दिया करता है? अज़म। हसन ने जवाब दिया, मैं अपनी हर आरजू को अज़म के सांचे में ढाल लिया करता हूँ। अपने सफ़र की भी कुछ बात करे। नौजवान दरवेश ने कहा, यह भी एक ख्वाब है। हसन ने कहा, ख्वाब में जो देखा था वो मेरे सामने आ जाता रहा है। हमें भी देखा था क्या? दरवेश ने पूछा। हम भी तो तेरे सामने आए थे। देखा था दरवेश, हसन ने जवाब दिया। शफाफ पानी का एक चश्मा देखा था। उसमें से एक अक्स निकला जिसने आदमी का रूप धार लिया। उसने खामोशी की जुबान में मेरी रहनुमाई की। मैंने 7 गजाल देखे जो एक जगह बैठे हुए थे। कहाँ है वो गजाल? 6 मेरे सामने बैठे हैं, हसन ने जवाब दिया। 7वां खड़ा है। उससे तो क्या समझा? ये कही मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ, हसन ने जवाब दिया। हसन बिन सुबह ने देखा कि सिर्फ ये दरवेश बोलता है, बाकी सब तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। दरवेश के होंठों पर तबस्सुम और बाकी सबके चेहरे पर बेतासुर थे। दरवेश बोलता है तो सब उसकी तरफ देखते हैं और हसन बोलता है तो सब उसकी तरफ देखते हैं। काबिल एहतराम दरवेश, हसन ने पूछा, क्या मैं इस लड़की को अपने साथ ले जा सकता हूँ? हमारा इस लड़की पर कोई हक नहीं है। नौजवान दरवेश ने कहा, इस लड़की का हम पर कुछ हक था।
जो हमने अदा कर दिया। हसन के चेहरे पर हैरत का तस्सुर आ गया। वो कभी दरवेश को और कभी फरी को देखता। हमने ये फूल इन पत्थरों से उठाया है। दरवेश ने कहा, ये तेरी हमसफ़र है, इसे तेरे साथ ही जाना है, लेकिन हम ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि तू इस लड़की के काबिल है या नहीं। हैरान मत हो लड़के, गुस्से को भी अपने काबू में रख। हम तुझे राज की ये बात बताते हैं कि हम जानते हैं तू कहाँ जा रहा है। इतने तवील और कठिन सफ़र में इतना हसीन हम सफ़र मिल जाए तो मसाफत आसान हो जाती है और फासले सिमट आते हैं, लेकिन राह हयात के जो हम सफ़र मिल जाएं सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एक खूबसूरत जिस्म है, उसकी आसान मुसाफतें भी कठिन हो जाया करती हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि तू औरत को क्या समझता है, इस लड़की का आप पर क्या हक है। हसन बिन सबाह ने पूछा, तू ही इसे बता दे। लड़की दरवेश ने फरी से कहा, हमारे घोड़े नागों से डर कर भाग उठे थे ना। फरी ने हसन से कहा, मेरा घोड़ा बेकाबू होकर एक और तरफ निकल गया, मैं संभल न सकी और गिर पड़ी। गिरने तक याद है, होश में आई तो यहाँ पड़ी थी। इन्होंने मेरी देखभाल की, यासी के खौफ से निजात मिल गई, सिर्फ तुम्हारा गम था। इन्होंने कहा तुम आ जाओगे और तुम आ गए। क्या तुमने उन्हें बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? हसन ने फरी से पूछा। नहीं, फरी ने जवाब दिया। ये पूछते रहे, मैं कहती रही मेरा हम सफ़र बताना चाहेगा तो बता देगा, मैं नहीं बताऊंगी। फिर उन्होंने कहा कि ये कह दो मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम है, बताऊंगी नहीं। इन्होंने कहा हम तुम्हें बेआबरू करके मार डालेंगे। मैंने कहा तब भी नहीं बताऊंगी। इन्होंने कहा हम तुम्हारी आबरू के मुहाफिज हैं, तुम्हें घर छोड़ आएंगे। मैंने कहा फिर भी नहीं बताऊंगी। इस बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा, आफरीन, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि तेरे हमसफ़र को यहाँ लाने के लिए आदमी चला गया है। सुन लिया? नौजवान दरवेश ने पूछा। हसन से पूछा, अब हमने देखना है तो तू इस लड़की के जिस्म को चाहता है या रूह को? दरवेश ने इस आदमी को जो हसन को साथ लाया था इशारा किया। वो आदमी गुफ के अंदर ही कहीं गायब हो गया।